अब आते हैं रिलीजन पे। जो उस समय का धर्म था, डेवलपमेंट ऑफ द न्यू लैंग्वेज ने हेल्प किया स्प्रेड ऑफ द भक्ति टीचिंग इन हिंदुइज्म। अब न्यू लैंग्वेज इस न्यू लैंग्वेज का भक्ति के विकास में योगदान है। हम धर्म समझने की कोशिश करते हैं, रिलीजन। जो भक्ति का विकास हुआ, जो 800 से 1200 के बीच का जो रिलीजन है, 800 से 1200 के बीच जो रिलीजन का विकास होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उस समय का जो रिलीजन था, तो डेवलपमेंट ऑफ जो न्यू लैंग्वेजेस थे, इससे हेल्प किया इस पर भक्ति टीचिंग। किसमें? इन हिंदुइज्म। जो भक्ति टीचिंग थी वह हिंदुइज्म के विकास में मदद कर रही थी। यह जो तमिल डिवोशनल सेंट थे साउथ इंडिया के, उन्होंने इसको स्प्रेड करने लगे और वह नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ने लगा। तमिल सेंट्स ऑफ साउथ इंडिया, जो साउथ इंडिया के तमिल भक्त थे, इन्होंने जो भक्ति का विकास आरंभ किया, डिवोशनल जो सेंट थे, जो विकास आरंभ किया, यह धीरे धीरे नॉर्थ वर्ड्स में बढ़ने लगा। यह धीरे धीरे नॉर्थ वर्ड्स, उत्तर की ओर बढ़ने लगा। तो उत्तर की तरफ इसका विकास होने लगा। जो भक्ति टीचर्स थे वह किस भाषा का इस्तेमाल करते थे? वह जनरली यूज करते थे ऐसी भाषा का जो लोगों को समझ में आ जाए। तो जनरली यूज करते लैंग्वेज ऑफ द रीजन, वह उस क्षेत्र की भाषा, रीजन की भाषा, वह उस क्षेत्र की, वहां के रीजन की भाषा थे। इसीलिए जो मराठी है, बंगाली है, गुजराती है, इसका विकास होने लग गया। तो भक्ति टीचर जनरली यूज करते लैंग्वेज ऑफ द रीजन। क्यों? वाई? क्योंकि फ्रिक्वेंटली प्रीच टू द लोअर कास्ट पीपुल। आप इससे सवाल बन गया, यह रीजन की भाषा का इस्तेमाल क्यों करते थे? वह फ्रिक्वेंटली टीच करते थे इसको, लोअर कास्ट को। बड़ा सवाल। सवाल क्या है कि जो धर्म का विकास हुआ, उस धर्म के विकास में जो तमिल डिवोशनल सेंट्स थे, इन तमिल डिवोशनल सेंट साउथ इंडिया के थे, इनके भक्ति के प्रचार का उत्तरी भारत की तरफ होने लगा। और जो ये भक्ति के टीचर थे, जो भक्ति के पुरोधा थे, द भक्ति टीचर्स क्या करते थे? ये जनरली यूज करते थे लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? लैंग्वेज ऑफ रीजन। अब लैंग्वेज ऑफ रीजन क्यों यूज करते थे? जो संस्कृत थी वह लोअर कास्ट के लोगों के समझ में नहीं आती थी, और ये लोग फ्रिक्वेंटली एड्रेस किया करते थे, प्रीच किया करते लोअर कास्ट को, आर्टिजन्स को, टाउन्स में, कल्टिवेटर्स को। तो जो लोअर कास्ट के थे, आर्टिजन्स थे टाउन्स में, कल्टिवेटर्स थे और पीजेंट्स थे, इनको ये लोग एड्रेस किया करते थे, इनको प्रीच किया करते थे। तो इसलिए यह चाहते थे कि रीजन की भाषा का इस्तेमाल करें ताकि लोगों को समझ में आए। जो भक्ति टीचिंग की पॉपुलैरिटी थी वह लगातार बढ़ती गई। इन कारणों से भक्ति टीचिंग बढ़ती गई, और उससे क्या हुआ? बुद्ध धर्म घटने कम होने लगा, बुद्धिज्म कमजोर होने लगा। अभी सवाल बनेगा, जस्ट वेट। तो जो भक्ति टीचिंग थी, भक्ति टीचिंग जो रीजन की भाषा का इस्तेमाल हुआ, वो लोअर कास्ट को, आर्टिजन्स को, कल्टिवेटर्स को, पीजेंट्स को वह एड्रेस करने लगे। इससे क्या हुआ? भक्ति मूवमेंट का विकास हुआ। भक्ति मूवमेंट हैज स्टार्टेड टेकिंग प्लेस। भक्ति मूवमेंट बिकेम पॉपुलराइज।
The outcome of this bhakti movement was that it led to the decline of Buddhism. Therefore, in the medieval period, Buddhism remained popular only in the eastern India. बुद्धिज्म पॉपुलर रहा ओनली इन ईस्टर्न इंडिया. ईस्टर्न इंडिया के बाहर बुद्धिज्म का पॉपुलेशन नहीं हुआ. वह पॉपुलर क्यों रहा? सपोर्ट था पाल किंग का. बुद्धिज्म क्यों रहा पॉपुलर? क्योंकि सपोर्ट था पाल किंग का और मर्चेंट्स का. अगला सवाल कि बुद्धिज्म ईस्टर्न इंडिया में पॉपुलर क्यों रहा? तो जो ईस्टर्न इंडिया में पॉपुलर रहा, यहां पर सपोर्ट था पाल किंग का और मोर वेल्दी मर्चेंट्स का. बुद्धिज्म अब सिंपल रिलीजन, अब बुद्धिज्म के डाउन होने के कारण क्या रहा? बुद्धिज्म अब सिंपल रिलीजन नहीं रह गया जो पहले हुआ करता था. अगर आप हीनयान और महायान को देखें तो बुद्धिज्म में भी हिंदू धर्म की तरह से शान शौकत आने लग गई, ऑपुलेंस आने लग गया. इट वॉज नो लॉन्गर ए सिंपल रिलीजन. यह एक सिंपल रिलीजन नहीं रह गया जो रिलीजन बुद्धा ने टीच किया था. जिस धर्म का ज्ञान, जिस धर्म की टीचिंग बुद्ध ने दी थी, वह धर्म अब नहीं रह गया. जब टर्क ने अटैक किया, तब उन्होंने अटैक किया नालंदा की मोनेस्ट्रीज पे और यहां से साउथ ईस्ट एशिया में बुद्धिज्म फैला. तो तुर्क आक्रमण का एक प्रभाव क्या हुआ कि तुर्कों ने जो बुद्ध के मोनेस्ट्रीज पे अटैक किया, वहां से बुद्ध के जो मॉन्क है वो चले गए और साउथ ईस्ट एशिया में बुद्ध धर्म फैलने लगा. इस समय जब बुद्ध धर्म डिक्लाइन हो रहा था, भक्ति बढ़ रही थी, तो शैविज्म एंड वैष्णविज्म, शैववाद, शैव और वैष्णव, यह जो धर्म है, यह धर्म को फॉलोअर करने वाले नॉर्थ इंडिया में बहुत होने लग गए. नॉर्थ इंडिया में जो शैविज्म था और वैष्णव था, बोथ द शैविज्म एंड वैष्णव सेक्ट हैड लार्ज फॉलोइंग इन नॉर्दर्न इंडिया. जो मोस्ट फ्रिक्वेंट फॉर्म था विष्णु का, जो विष्णु और विष्णु के अवतार कृष्ण, विष्णु और विष्णु के अवतार कृष्ण, इनका एक फॉर्म डेवलप होने लग गया और कई इनके बारे में लेजेंड विकसित होने लगी. उसी समय दूसरे इनकारनेशन थे इनके राम, इनकी भी पॉपुलैरिटी उत्तर भारत में बढ़ने लग गई. अब इस धर्म के विचार के धर्म के बाद जो अगला महत्वपूर्ण परिवर्तन था वह आर्ट में था. आर्ट में परिवर्तन क्या हो रहा था? जो हमने स्टार्टिंग बात शुरू की थी, कहा था कि हर राजा और हर पावरफुल सामंत फिड्यूशरी वह मंदिर बनाने लग गया. इसलिए हंड्रेड्स ऑफ टेंपल बने. इस समय हंड्रेड्स ऑफ टेंपल बने, हंड्रेड्स ऑफ, स्मॉल और बिग टेंपल्स बनने लग गए. तो मंदिरों के निर्माण में होड़ सी हो गई, हर आदमी मंदिर बनाने लग गया. ओडिशा, इसमें ओडिशा का जो इंप्रेसिव मंदिर है, पुरी, भुवनेश्वर, सन टेम्पल, कोणार्क. तो आप देखिए ओडिशा, खजुराहो जो चंदेलों ने बनवाया, इस समय के टाइम में यह मंदिर विकसित हुए. जो ओडिशा का है, पुरी का, भुवनेश्वर का, सन टेम्पल कोणार्क, सन टेम्पल कोणार्क. कई बार क्या करते हैं, टेम्पल और उसके आगे लिख देते हैं प्लेस. आप मैच कराइए. खजुराहो जो बनाया चंदेलों ने,
और राजस्थान गुजरात बनाए गए। माउंट आबू में जैन टेम्पल, माउंट आबू जैन टेम्पल, यहां पर बहुत से जैन टेम्पल माउंट आबू में बनाए गए। पाल किंग जो पैट्रिज्म था, पाल किंग साथ खास बात की थी, पाल साथ खास बात क्या थी, ये पैट्रिज्म थे हिंदुइज्म के भी और बुद्धिज्म के भी, ये भी याद रखिएगा आप, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, यह दोनों के पैटर्न थे। ये जो पाल राजा थे वह हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों के पैटर्न हुआ करते थे। और उनकी जो रिलीजियस बिल्डिंग्स थी वह ऑर्नामेंटेड थी विद इमेज ऑफ वेरियस डेटीज आइदर मेड ऑफ ब्रांच और कार्व्ड फ्रॉम द लोकल ब्लैक स्टोन। इनकी जो डेटीज थी ब्रांच और लोकल ब्लैक स्टोन। तो जो पाल राजाओं का एक जो प्रवृत्ति थी, देवर पैटर्न फॉर हिंदुइज्म बुद्धिज्म बोथ, और जो इनका आर्ट था, जो इनकी इमेज बनती थी विभिन्न देवताओं को वेरी डेटीज की, वह या तो ब्रॉन्ज बनती थी या लोकल ब्लैक स्टोन से बनाई जाती थी। यह जो इनकी इमेजेस थी वह नालंदा में बहुत प्राप्त हुई थी। आर्किटेक्चर के अलावा इन्होंने पेंटिंग में विकास किया, पेंटिंग, और पेंटिंग की दोनों विधा, म्यूरल एंड मिनिएचर, दोनों पेंटिंग की विधा पर इन्होंने कार्य किया। तो जो उन्होंने आर्किटेक्चर किया, आर्किटेक्चर के साथ साथ, आर्किटेक्चर स्कल्पचर के साथ साथ, स्थापत्य के साथ साथ आर्ट ऑफ पेंटिंग किया। तो ओल्डर ट्रेडिशन, म्यूरल पेंटिंग क्या है, इट इज ओल्डर ट्रेडिशन। ये भी सवाल बन सकता है कि ओल्ड कौन सी है, म्यूरल है या मिनिएचर पेंटिंग है। तो म्यूरल जो ओल्डर ट्रेडिशन थी वह कंटिन्यू हुई और यूज किया। इसको कैसे यूज किया, डेकोरेटेड वॉल्स ऑफ टेम्पल पैलेस। म्यूरल का यूज कहां किया, डेकोरेशन वॉल ऑफ टेम्पल एंड पैलेस। एक सवाल ही बना लीजिए आप कि वॉल को टेम्पल और पैलेस की वॉल को डेकोरेट करने के लिए म्यूरल पेंटिंग का सहारा लिया या मिनिएचर पेंटिंग का सहारा लिया। अब दूसरी पेंटिंग क्या थी, इस काल की मिनिएचर पेंटिंग थी। वह इसमें बहुत एक्सट्रीमली पॉपुलर हुई। यह बाद में यह पेंटिंग मुगल पीरियड में बहुत पॉपुलर हुई। मुगल पीरियड में यह पेंटिंग बहुत पॉपुलर हुई। In the time of Mughal period, this painting was very much popular. और इस पेंटिंग में इलस्ट्रेशन हुआ था। इस पेंटिंग, जो ये पेंटिंग क्या थी, यह टाइनी, इसमें टाइनी पिक्चर्स बनते थे, इसमें टाइनी पिक्चर्स बनते थे, इसमें इलस्ट्रेशंस होते थे, बहुत छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे और यह एक इलस्ट्रेशन हुआ करता था। यह जो पिक्चर होता था एज इलस्ट्रेशन टू बुक्स हुआ करता था। जो जैन मॉन्क्स थे वेस्टर्न इंडिया के और बुद्धिस्ट नेपाल थे, जैन मॉन्क्स थे, बुद्धिस्ट थे, वह इसके बहुत फॉन्ड थे। अब एक सवाल और आ गया, जैन मॉन्क एंड बुद्धिस्ट किस पेंटिंग के फॉन्ड ऑफ थे, म्यूरल पेंटिंग के या मिनिएचर पेंटिंग के? तो जैन मॉन्क और बुद्धिस्ट जो थे वह मिनिएचर पेंटिंग के बहुत फॉन्ड ऑफ थे। क्यों थे, यह अपने मैन्युस्क्रिप्ट में इलस्ट्रेट करते थे। व्हाई दे आर फॉन्ड ऑफ दिस, अपने मैन्युस्क्रिप्ट में इलस्ट्रेशन के लिए, टू मेक इलस्ट्रेशन इन देयर मैन्युस्क्रिप्ट। एक सवाल और हो गया, व्हाई द जैन मॉन्क, एक सवाल क्या हो गया कि जैन मॉन्क और बुद्धिस्ट किस टाइप की पेंटिंग के फॉन्ड ऑफ थे। दूसरा सवाल, व्हाई दे आर फॉन्ड ऑफ द मिनिएचर पेंटिंग, द रीजन बीइंग कि वह अपने मैन्युस्क्रिप्ट में इस मिनिएचर पेंटिंग के सहारे वह इलस्ट्रेशन किया करते थे और वह पेंट करते थे स्मॉल पिक्चर्स ऑन पाम लीफ। जो पाम लीफ थी, अब जो ये क्या कर, जो पाम लीफ हुआ करती थी, उस पाम लीफ पर
उस पाम लीफ पर ये स्मॉल पिक्चर बनाया करते थे। वह मिनिएचर पेंटिंग से ही पॉसिबल था। जो पाम लीफ था उस पर वह स्मॉल पिक्चर्स बनाया करते थे। शुरुआती दौर में यह पिक्चर्स सिंपल थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें ज्यादा डिटेलिंग और कलर्स आने लग गए। यह शुरुआती दौर में जो पेंटिंग थी, मिनिएचर पेंटिंग, यह सिंपल हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें कलर्स भी आए एंड डिटेलिंग भी आई। बट स्लोली द कलर्स एंड डिटेलिंग बोथ कम इन दिस टाइप ऑफ द पेंटिंग। और जब ये कलर और डिटेलिंग आने लग गई तो ऐसी विकसित होने लग गई कि ईच पिक्चर बिकेम ए फाइन पेंटिंग इटसेल्फ। ईच पिक्चर became fine painting itself। हर तस्वीर अपने आप में एक बहुत उच्च कोट की पेंटिंग बन गई। अब इस पे सवाल बनाइए। जस्ट एक क्वेश्चन, जस्ट मेक द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज म्यूरल पेंटिंग? व्हाट, लिखे सवाल। क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? व्हाट इज ए म्यूरल पेंटिंग? व्हाट इज ए मिनिएचर पेंटिंग? सेकेंड क्वेश्चन, म्यूरल पेंटिंग और मिनिएचर पेंटिंग में कौन सा ओल्डर वर्जन है? थर्ड क्वेश्चन, म्यूरल पेंटिंग का इस्तेमाल कहां होता था, मिनिएचर पेंटिंग का इस्तेमाल कहां होता था? तो आंसर क्या हो गया? जो डेकोरेशन ऑफ वॉल्स एंड टेम्पल्स एंड पैलेस है उसमें म्यूरल पेंटिंग का इस्तेमाल होता था। मिनिएचर पेंटिंग है वह मुगल पीरियड में विकसित काफी हो गई थी। अब मिनिएचर पेंटिंग पे थोड़ा सा 2 मिनट आप फिर दिमाग लगाइए, क्योंकि मिनिएचर पेंटिंग आपको आगे भी काम आई, थोड़ा सा दिमाग लगाने की और जरूरत है। जो मिनिएचर पेंटिंग था ये क्या था? पेंटिंग द टाइनी पिक्चर्स एज इलस्ट्रेशन टू बुक्स। क्या हो गया? सबसे आसान सी परिभाषा क्या हो गई? पेंटिंग टाइनी पिक्चर्स एज इलस्ट्रेशन टू बुक्स। बहुत छोटी छोटी तस्वीरों को एक इलस्ट्रेशन के रूप में बुक्स में बनाना। अब अब कौन कौन से ज्यादा फॉन्ट थे इसके? जैन मॉन्क्स एंड बुद्धिस्ट। जो जैन मॉन्क्स थे और बुद्धिस्ट थे, जैन मॉन्क्स थे और बुद्धिस्ट थे, यह बहुत ज्यादा इसके फेमस थे। तो जैन मॉन्क कहां के थे? जो वेस्टर्न इंडिया के थे, वेस्टर्न इंडिया। इसको और रिफाइन कर लो, हालांकि इतने रिफाइन जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। और बुद्धिस्ट नेपाल के थे, ये भी आप लिख लो। यह जो थे बहुत ज्यादा फॉन्ड ऑफ थे, बहुत ज्यादा इसकी तारीफ करते थे, इसके शौकीन थे, इसके प्रशंसक थे। किसके? मिनिएचर पेंटिंग के। अब ये करते क्या थे? यह लोग अपने मैन्युस्क्रिप्ट में इसके सहारे इलस्ट्रेशन करते थे, अपने मैन्युस्क्रिप्ट में इसके सहारे इलस्ट्रेशन करते थे। और यह पेंट करते थे स्मॉल पिक्चर्स ऑन पाम लीफ पेज, जिसमें शो करते थे सीन डिस्क्राइब इन द टेक्स्ट। जो पाम लीफ थी, जो पाम लीफ पर यह पिक्चर बनाया करते थे मिनिएचर पेंटिंग के सहारे। यह स्मॉल पिक्चर्स बनाते थे पाम लीफ पर, जिसमें दिखाते क्या थे? सीन डिस्क्राइब इन द टेक्स्ट। जो सीन टेक्स्ट में डिस्क्राइब्ड है, मान लीजिए कि बुद्ध के बारे में कोई सीन डिस्क्राइब, मतलब बुद्ध भिक्षा मांग रहे हैं, तो बुद्ध के भिक्षा मांगने की जो एक पूरी संकल्पना है, द होल कॉन्सेप्ट, वह उसको उस पाम लीफ पर इलस्ट्रेट किया करते थे, बनाया करते थे। अब जब शुरुआती दौर था तो यह पिक्चर क्या सिंपल थी, बहुत सिंपल बनाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बदला और इसमें इनकी इफिशिएंसी आने लग गई, इन्होंने ज्यादा डिटेलिंग करनी शुरू की और ज्यादा कलर बनाने शुरू किए। और ये दक्षता इतनी बढ़ गई
कि ईच पिक्चर बिकेम ए फाइन पेंटिंग इटसेल्फ। अब आपको अगर मिनिएचर और म्यूरल पेंटिंग पे आंसर करना हो तो भी आपको काम भर का मटेरियल मिल गया है। इसको हम आगे और डिटेलिंग करेंगे। व्हाट यू वांट मोर? और आज के लिए इतना ही है। मैं बार बार बोलता हूं, आप लोग कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 तक कंसंट्रेट करो, जंप बिल्कुल मत करो। डोंट जंप इट, लर्न स्टेप वाइज। अगर आप फिर मिनिएचर पेंटिंग, म्यूरल पेंटिंग के आगे एडवांस पढ़ने लगोगे, आपको ये याद नहीं आएगा। डोंट जंप